हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया प्रोबेबली बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। The product of pressure and volume remains constant at constant temperature. So if we have not changed the temperature, the product of PV remains constant. So अगर एक increase हो रहा है, the other variable will decrease. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ पीवी रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, right? So if temperature is constant, you are changing the volume of gas, you are changing the pressure of gas, it will not change the kinetic energy. There will be no effect on the kinetic energy by altering the pressure or volume of gas at constant temperature. Temperature constant है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा kinetic energy के ऊपर, okay? So the first important equation is K is equal to 3/2 nRT. This is the total kinetic energy, 3/2 nRT. तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, ठीक है, वो यहाँ पुट करेंगे और टेम्परेचर दिया है, सो यू कैन फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स। नाउ फॉर 1 मोल, इफ नंबर ऑफ मोल इज 1 तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर 1 मोल है तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मतलब एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3/2 RT। नाउ वी कैन सी 3/2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, R इज अ कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ T के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फॉर 1 मोल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। N की जगह बस हमने 1 पुट किया, ठीक है। अब एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर n0 मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। सी 1 मोल कितना होता है? 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो अगर एक मोल का मतलब होता है n0 मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है। 1 mole means n0 molecules. So if kinetic energy for n0 molecules is 3/2 RT, so kinetic energy for 1 molecule कितना होगा? यूनिटरी मेथड, इतना मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो 1 के लिए क्या होगा? वी विल डिवाइड बाय n0, सो इट बिकम्स 3/2 RT अपॉन n0, ठीक है। अब यहाँ पर जो R है दैट इज गैस कांस्टेंट एंड n0 इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, तो ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस R and n0 both are constant, so we can write it as another constant, we call it as Kb, ठीक है। The ratio of R by n0 is called as, क्या बोलते हैं इस रेशियो को? R by n0, yes, it is called as Boltzmann constant. Boltzmann constant. And what will be the value? R का वैल्यू क्या होता है? 8.314 joules per Kelvin per mole. And what is Avogadro's number? 6.022 into 10 raised to power 23. Right? 6.022 into 10 raised to power 23 एवोगैड्रोस कांस्टेंट का वैल्यू है और R का वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। सो व्हेन यू डिवाइड, टेक इट अप्रॉक्सीमेट 8.3 एंड 6.0, सो 8.3 को 6.0 से डिवाइड करो, व्हाट डू यू गेट? 6 1 times, 23 is left, 6 3 times 18, ठीक है। तो कितना बच गया? 50 के आसपास, 51, तो 6 8 सा, ठीक है, 8 टाइम्स जा रहा है 48, सो 1.38, और ये जो 10 raised to power 23 है ये क्या हो जाएगा जब टर्म ऊपर आएगा? तो नेगेटिव। सो 1.38 इंटू 10 raised to power -23 जूल्स पर केल्विन पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस R by n0. R is your gas constant, it has a fixed value, ठीक है। n0 एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, तो रेशियो क्या रहेगा?
कांस्टेंट। तो इस रेशो को इंडिकेट करते हैं एक अलग कांस्टेंट से, वी कॉल इट एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB, and it comes out to 1.38 into 10 raised to power minus 23 joules per Kelvin per mole. So kinetic energy for one molecule can be written as 3/2 kT. This K is your Boltzmann constant, या K के साथ small b भी लिख सकते हैं. We can write it as 3/2 kT, or you can put a small b just to remember Boltzmann constant. ठीक है. So per molecule it depends only on temperature. So we have seen the expression कि kinetic energy एक molecule का किस पे depend कर रहा है. 3/2 तो constant है, K भी constant है ना. It depends only on temperature. So kinetic energy depends only on temperature. Same way kinetic energy per mole, it is 3/2 RT. So R is also constant, 3/2 is a constant. So per mole it also depends upon T. Obviously for the total energy will change when the number of moles increase. ठीक है, एक मोल के लिए अगर इतना है तो n moles के लिए तो total kinetic energy will be n times the value. Okay, quickly go through all the expressions. So these three formulas are important. Kinetic energy, this is the kinetic energy for n moles. ठीक है, n moles of the gas. When n moles of the gas is given, 3/2 nRT. Kinetic energy for 1 mole, 3/2 RT. And for one molecule, it is 3/2 kT, where K is R by N naught. Let's quickly go through the expressions. So important formulas है ना, kinetic energy relation with temperature. Okay, now so we have seen kinetic energy is directly proportional to temperature, right? Kinetic energy is directly proportional to temperature. तो अगर हमें दो different temperatures पे kinetic energy को compare करना है तो क्या relation बनेगा? KE2 upon KE1 is equal to T2 upon T1. Since it is directly proportional to temperature, so if the temperature is increased, kinetic energy will also increase. है ना? So we can directly compare the kinetic energies from the ratio of the increase in temperature, the temperature ratio. So KE2 by KE1 is directly proportional to T2 by T1. Okay, now let's write down a question. "64 grams of oxygen is taken at 27 degrees Celsius. 64 grams of oxygen is taken at 27 degrees Celsius. First part, find the root mean square velocity of the gas at the same temperature. Find the root mean square velocity of oxygen gas at the same temperature. Second, find the total kinetic energy. 64 grams of oxygen gas is taken at 27 degrees Celsius. Find the root mean square velocity of the gas molecules at the same temperature. And second part, find the total kinetic energy of the gas molecules at the same temperature. So when temperature is given to you, you will use the relation of temperature with mu. ठीक है, तो म्यू RMS का जो हमने रिलेशन किया है टेम्परेचर के साथ वो हम यहाँ पर यूज करेंगे. व्हाट इज दैट रिलेशन? म्यू RMS इज इक्वल टू 3RT अपॉन कैपिटल M, दैट इज द मोलर मास. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन M. नाउ सी रिमेंबर दिस, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो
क्या हो जाएगा 3, आर का एसआई वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 27 प्लस 273 दैट मेक्स 300 केल्विन. मोलर मास ऑफ गैस 64 ग्राम्स है. दिस इज द मास ऑफ गैस. वी हैव टू टेक मोलर मास, है ना. तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें मास नहीं लेना है, मोलर मास लेना है. और मोलर मास फॉर O2 इज 32. फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन फाइंड दैट. नाउ बिकॉज वी हैव टेकन द SI यूनिट ऑफ R, टेम्परेचर ऑल्सो इन SI, सो मोलर मास भी SI में लेंगे. सो 32 ग्राम्स है, सो डिवाइड बाय 1000. सो दैट गिव्स अस द मोलर मास इन किलोग्राम्स पर मोल. ठीक है, तो kg में आ जाएगा. सो नाउ वी हैव टेकन ऑल SI यूनिट्स. So root of all this will give you the mu RMS. ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी हमारा आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मीटर्स पर सेकेंड, SI यूनिट्स में. तो वेलोसिटी वी विल गेट इन मीटर्स पर सेकेंड. Okay, now the second part of the question, you can solve it. The second part of the question is the total kinetic energy of the gas molecules. So what is the formula? The total kinetic energy of the gas molecules is equal to 3 by 2 nRT, where n stands for the number of moles. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 by 2, n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास दैट इज 64 इन द क्वेश्चन, डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास ऑफ O2 इज 32, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2. ठीक है, 3 by 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 2 आ गया. R का वैल्यू 8.314 भी यूज कर सकते हैं. टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 300 केल्विन. नाउ रिमेंबर इफ यू आर यूजिंग R इन जूल्स, बिकॉज 8.3 जो वैल्यू है वो जूल्स वाला वैल्यू है. ठीक है, 8.3 कौन सा वैल्यू है, जूल्स में. तो अगर हम यहाँ पर ये जूल्स वाला वैल्यू यूज करते हैं तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल्स में, राइट. और अगर हम R का वैल्यू कैलोरीज में यूज करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू इन कैलोरीज, 3 by 2 nRT. इफ आई एम यूजिंग द कैलोरीज, सो नंबर ऑफ मोल्स इज 2. R का वैल्यू कैलोरीज में होता है अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज. ठीक है, R का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज. सो आई हैव टेकन R as 2, टेम्परेचर इज 300, so 2 cancels out, 600 into 3 that gives me 1800 calories, और if you divide by 1000 तो 1.8 किलो कैलोरीज. ठीक है, सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या तो जूल्स में आएगा या फिर कैलोरीज में. ये दो ही यूनिट हमने यूज करने हैं R के. इफ यू आर यूजिंग R as 8.3 we get the answer in joules. If you are using R as 2 calories we get the answer in calories. ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी के यूनिट्स है. वी कैन नॉट यूज द अदर यूनिट्स. यू कैन नॉट यूज दिस वन 0.0821. ये जो R का वैल्यू है इसका यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ठीक है, तो हमने ये वाला यूनिट यहाँ यूज नहीं करना है, लीटर एटमॉस्फेयर. क्यों, क्योंकि हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, कैलोरीज या जूल्स. तो ये ध्यान रखना है, व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी R का वैल्यू या तो कैलोरीज या फिर जूल्स में ही यूज करेंगे. ठीक है, सो आइदर ऑफ दीज टू, डोंट हैव टू यूज द अदर यूनिट्स ऑफ R. सो यू हैव टू सी कि अकॉर्डिंगली कौन से यूनिट हमने यूज करना है ना. लीटर एटमॉस्फेयर इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, सो वी कैन नॉट यूज दैट वैल्यू ऑफ R हियर. ओके, अब इसी में ही पार्ट 3, इसी में ही हम एक पार्ट 3 भी कर लेते हैं. इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 927 डिग्री सेल्सियस, what will be the kinetic energy? What will be the kinetic energy? ठीक है, this is third part of the question. If temperature is increased to 927, सेम जो आपका क्वेश्चन है, पहले टेम्परेचर क्या था, T1 was 27. Now what is T2? It is
927. So if temperature is increased from T1 to T2, obviously there will be some increase in kinetic energy. तो कितना increase होगा kinetic energy, कैसे निकालेंगे? अभी हमने एक रेशियो किया कि kinetic energy is directly proportional to temperature. So KE2 upon KE1 क्या हो जाएगा? Simply T2 upon T1. T2 कितना है? 927. 927 अभी हमने किया था, इट इज 1200 केल्विन. 927 में 273 ऐड करेंगे, सो इट बिकम्स 1200 केल्विन. 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दैट गिव्स अस 300 केल्विन. ठीक है, सो T2 बाई T1 का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू KE2 बाई KE1. अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है टोटल T1 टेम्परेचर पर. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने किया, सपोज दैट इज 1800 कैलोरीज, ये हमने कैलोरीज में निकाला है. सो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1800 कैलोरीज. दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T1. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T2. सो क्या हो जाएगा? दिस इज 4, सो 4 इंटू 18, 4 into 1800. So what will be the value of KE2? ये जो T2 by T1 का रेशो ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 1800 है, मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 1800 इंटू 4. सो 18 इंटू 4 इज 7200 कैलोरीज, या फिर 7200 को डिवाइड बाई 1000 करो, सो 7.2 किलो कैलोरीज. सो आइदर द आंसर इज गिवन इन कैलोरीज और kilocalories. Right? So अब the kinetic energy concept is clear. So this is important. Kinetic energy is important. Root mean square velocity is important. है ना, यहाँ से questions आ जाते हैं. So ये kinetic energy n moles के लिए हमने देख लिया. Ratio of kinetic energy हमने देख लिया, temperature से कैसे relate करना है. ठीक है, एंड few questions on RMS is asked. Velocity, RMS velocity. Let's go through. Okay, I hope it is clear. Now let's see the difference between. Now let's see what a real gas is, and in which conditions the real gas follows the ideal gas behavior. ठीक है, so let's first differentiate. पहले देख लेते हैं क्या difference है ideal gas और real gas में. ठीक है, generally आइडियल गैस कंडीशंस क्या हैं? आइडियल गैस वो होता है जहां पर हम गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है वो निग्लेक्ट करते हैं. ठीक है, सो द फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन आर निग्लिजिबल, या कह सकते हैं नो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, किसी भी तरह के फोर्सेस. सो देर आर नो फोर्सेस और निग्लिजिबल फोर्सेस of interaction between the gas molecules. ऐसा जो गैस है उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे. दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज अगेन negligible in comparison to the total volume of the container or total volume of gas. In comparison to total वॉल्यूम ऑफ गैस, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस हम लेते हैं दैट इज टेकन इक्वल टू दैट ऑफ कंटेनर. ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है या जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है वो सेम है. उसके रिस्पेक्ट में जो गैस मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल वॉल्यूम है ना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल दैट इज निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू total volume. And the ideal gas follows the ideal gas equation. It follows the ideal gas equation, that is PV equals to nRT. ठीक है,
ऐसा जो ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि फोर्सेस निग्लिजिबल हैं या वॉल्यूम निग्लिजिबल है, ऐसा जनरली कब देखने को मिलता है? सी व्हेन यू हैव अ लार्ज कंटेनर और वॉल्यूम बहुत लार्ज है, ठीक है, जब वॉल्यूम बहुत हाई होगा, व्हेन वॉल्यूम इज वेरी हाई, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज, ठीक है, वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, सो इफ V इज वेरी लार्ज, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। एक इधर है तो बिकॉज यू हैव अ लार्ज स्पेस, सो दे विल बी प्रेजेंट एट लार्ज डिस्टेंसेस। सो व्हेन दे आर प्रेजेंट एट लार्ज डिस्टेंसेस, देन ऑब्वियसली द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा होगा? नेग्लिजिबल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शंस नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी टोटल वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो इंडिविजुअल गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। So these two cases are applicable when volume is very large. Generally when the volume is very large, the pressure is very low. ठीक है, अगर वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम बड़ा है, तो प्रेशर कैसा होगा? कम। और टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को रिलेट करें, सो लार्ज वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्ड्स टू लार्ज टेम्परेचर, ठीक है। यूजुअली व्हेन द वॉल्यूम इज वेरी हाई, द कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई. So we have seen the VT relation, volume is directly proportional to temperature. तो ये जो आइडियल गैस कंडीशन है, ये एक्चुअली रियल में हमें कब देखने को मिलता है? जब ये वाले केसेस हों, टोटल वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ठीक है, प्रेशर कम है और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इन कंडीशंस में इस तरह का आइडियल गैस बिहेवियर देखने को मिलेगा, राइट। अब जो आइडियल गैस को ओबे नहीं करता, दैट इज रियल गैस. व्हाट इज अ रियल गैस? विच डू नॉट ओबे द आइडियल गैस बिहेवियर. दैट मीन्स जैसे हमने पॉइंट 1 बोला कि यहाँ निग्लिजिबल फोर्सेज हैं, तो यहाँ पर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, बट इन रियल गैस दे आर नॉट नेग्लिजिबल. द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेग्लिजिबल, ठीक है. देयर आर intermolecular forces of interaction between the gas molecules. There are intermolecular forces of interaction between gas molecules. मतलब negligible नहीं है, forces हैं. अब forces may be attractive, ठीक है, ये ध्यान रखना. Forces का nature may be attractive, they may be repulsive, but they will exist between the gas molecules. So यहाँ पर we are not neglecting the forces.